ऐसे का नहीं होता लेकिन ये छह मिनट हो गए और इसको कितना मिला ना तो जो मन के बता रही कैसी कितना ज्यादा मुझे बोल रहे हो और चीजें बड़ा स्टॉप लेगी कैसे हैं सब लोग? ऑनलाइन हो जाए सब लोग। मैं वेट कर रही हूँ क्लास के लिए 5 मिनट में।
क्या बात है, तुम लोग बातों में लगा रहे थे मुझे, मेरा तो नहीं था। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे हो खुश नसीबा, मारिया कैसे हो? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। कौन लोगों को मैंने बताया था शादी में जब वो गेट के बच्चों की टाइम में शादी आ गई मुझे का पता है ना देखना है खिलाफ मेरे बड़े अपने बच्चे की शादी आ गई अब वो गेट पे बताया क्या बताया था हमें। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी, ठीक है, और उसके मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, ये पिक्चर आपको क्या लग रही है? हाँ जी, क्यों यार मुझे तुम्हें पैसे मुझे वो उसमें ना इनफर्टिलिटी है और इसका मैनेजमेंट है, जैसे कि ये आप पिक्चर में देख रहे हो। ये जो पिक्चर है बेसिकली ये प्रोसीजर्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी की मैनेजमेंट के लिए किए जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ मरियम, इनफर्टिलिटी क्या है? हाँ जी, इनफर्टिलिटी क्या है, किसे कहते हैं इनफर्टिलिटी? हाँ जी मारिया, खुश नसीबा, इनफर्टिलिटी क्या है? धड़कन ये कहती है इनर एबिलिटी टू कंसीव, ठीक है, और ये यहीं पे आगे ख़त्म नहीं होता, इसके साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड करो। पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एक्टिविटी क्या है, यहाँ तक ठीक है। इनएबिलिटी है और ठीक है रुजीना, और इसके अलावा थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो। हाँ जी मारिया, खुश नसीबा। चलो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इनफर्टिलिटी रेफर्स टू इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को अचीव करना या कंसीव करना आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ, यानी कि इनफर्टिलिटी तब होगी जब इनएबिलिटी है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कब तक? आफ्टर 12 मंथ्स, पूरे 1 साल ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 to 4 times per week विदाउट यूज ऑफ एनी बर्थ कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। यानी कि ये सिंपल यही नहीं है कि कंसीव नहीं किया, इसके अंदर इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जो कुछ और क्राइटेरिया भी है, अगर वो भी मीट करता है तो हम कहेंगे कि ये इनफर्टाइल है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीव नहीं कर रहे, ठीक है, इनफर्टिलिटी यहाँ पे कह दिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा 12 मंथ्स तक अगर नहीं कंसीव कर पाए तो, लेकिन 12 मंथ्स तक कंसीव नहीं किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी भी हुई है और 3 to 4 times अ वीक भी हुई है, फिर भी नहीं कर पाए तो, ठीक है। अब कुछ ऐसी नर्सेज भी हैं यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है कि कहा जाता है कुछ ऐसी नर्सेज भी होती है जो हॉस्टलाइज होती हैं, ठीक है, और वो 1 माह बाद या 2 माह बाद घर जाती हैं छुट्टियों पे, और वो फिर पूरा साल 2 साल उनकी ये रूटीन चलती रहती है, और फिर वो ये कंसीव वो ये जो है वो उनके बारे में ये कंसेप्ट रखा जाता है कि ये इनफर्टाइल है,
ठीक है, इनफर्टिलिटी है। तो लेकिन उस कहा गया क्राइटेरिया क्या है कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहें और 3 to 4 टाइम्स पर वीक हो, सेक्सुअल एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी हो, तो हम कहेंगे कि वो इनफर्टाइल है, ठीक है। अब इसी तरह टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी में क्या है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होगा, आगे हम फर्दर देखेंगे। इसके कॉजेज में क्या है, मेल फैक्टर्स आ जाते हैं और फीमेल फैक्टर्स हैं। अब जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर आपको क्या शो करवा रही है? हाँ जी फौजिया अख्तर। हमने देखा कि हर एक पेशेंट एवरी 3 वीक्स स्पेंड्स मोर देन 5 days in ICU में वो एक्सपीरियंस करते हैं साइकोटिक रिएक्शन। उसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ये जब ये ना एक ऐसे पेशेंट की सैंपल है। मेल फैक्टर हैं जो सारे मेल से रिलेटेड होंगे, जो फीमेल फैक्टर हैं वो सारे फीमेल से रिलेटेड होंगे। प्रो फीमेल फैक्टर्स प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मीन्स किस चीज़ से प्रोहिबिशन है? फीमेल में आएगा ओवेरियन फैक्टर्स आ सकते हैं, मीन्स टोटल ऑर्गन से रिलेटेड जितने होंगे वो सारे फीमेल में आ गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवेरियन फैक्टर्स हैं, स्पर्म्स कम बट यूट्रस इज नॉट रेडी फॉर इट। ये क्या है? अच्छा, ओवेरियन फैक्टर है, यानी कि ओवरीज की या तो सिस्ट चल रही हैं या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सिस्ट हैं या इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद ट्यूबल और पेरिटोनियल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ट्यूब्स ब्लॉक है, ठीक हो गया, या ट्यूब्स टाई हैं, ये ट्यूब जो है वो इनकम्पैटिबल है, स्टॉप कर रही है। अच्छा ठीक है, फीमेल स्टॉप कर रही है, ओके। यूट्राइन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। यूट्राइन फैक्टर्स में क्या होंगे कि यूट्रस के अंदर या तो सिस्ट है या मैस है या फाइब्रॉइड है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फीमेल फैक्टर में ये है कि यूट्रस का अंदर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है बेबी को, वो बेड ही नहीं प्रोवाइड कर रही है। ट्यूबल में और ओवेरियन में ये भी हो सकता है कि एग्स ही नहीं बन रहे हैं। सर्वाइकल में क्या है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल सिस्ट हो सकती है और इसके अलावा मैस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेजाइनल फैक्टर्स में भी हो सकते हैं इसी तरह से चीज़ें, और कंबाइंड फैक्टर भी हो सकते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों में कोई 2-3 या मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं फीमेल के। मेल के क्या होंगे, मेल फैक्टर में आ जाता है डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म्स हैं वो उनकी एनाटमी ही डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, यानी कि उसकी साइज शेप और मोटाइल एक्टिविटी सही नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। डेफरेंट डक्ट जो है जहाँ से सीमन या स्पर्म मूव करके आते हैं उसकी ब्लॉकेज है कि जो है वो स्पर्म जो है वो मूव ही नहीं कर पाते। फिर उसके बाद है फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म, डिपॉजिट ही नहीं हो पाते। सेमिनल फ्लूइड एरर है, जो सीमन है उसका फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा थिन है, ठीक है, थिक नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। रिस्क फैक्टर में क्या है, एज, स्मोकिंग, ओवरवेट, ओवर एक्सरसाइजिंग, एसटीडीज, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या है, ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। एज मैटर करती है, नहीं देख सकते थे उसको हॉस्पिटल से जब उसको तो फिर देखा कि उसकी आईसीयू साइकोसिस भी नहीं होती है, इनकी वो साइकोसिस से निकली, इसलिए उनके वो एज किस तरह से, को भी देख सकते एज किस तरह से रिस्क फैक्टर हो सकती है? स्मोकिंग कैसे हो सकती है, ओवरवेट कैसे हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी इरम और साइमा, मरियम, एज किस तरह से मैटर करती है और बाकी चीज़ें किस तरह से?
सो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसी साइकोसिस भी डेंजरस के डेंजरस हो सकते हैं के बाद और इसके साइज कम हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। गुड। और इसके अलावा ठीक है मारिया, और कुछ? सीरियसली फ्यूरिश की बहुत ज़्यादा फ्यूरिश भी था उसको और पेन भी था क्योंकि उसकी फ्लू से हो चुकी हुई थी, ठीक है, एंड इट जस्ट टेरिबल, सो हाँ जी रम साइमा, स्मोकिंग किस तरह से इफेक्ट करती है? स्मोकिंग में कैफीन और टोबैको होता है, बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को कम करते हैं। इम्यूनिटी का रोल, इम्यूनिटी का रोल कैसे आएगा बीच में? बेसिकली स्मोकिंग जो है वो स्पर्म की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देती है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है उसको कम कर देती है, ठीक है, स्मोकिंग जो है, क्योंकि ये एडिक्शन है। ओवरवेट जो है वो भी इफेक्ट करता है, इसी तरह जो है वो मेल्स के लिए भी एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी लेवल भी लो हो जाती है एज के साथ। अच्छा ठीक है मरियम, आप ठीक कह रहे हो। ओवर एक्सरसाइज जो है वो भी इफेक्ट करती है प्रोडक्शन पे, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। कैसे, क्या चीज़ कैसे? ओवरवेट या स्मोकिंग? ओवरवेट जो है वो प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट करती है, और इसलिए कहा जाता है कि मैन फीमेल में कैसे हो सकता है, क्या चीज़? ओवरवेट जो है वो फीमेल के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि कहते हैं कि ऑर्गन्स के ऊपर भी फैट आ गई है, इंटरनल ऑर्गन्स पे भी फैट है। लोअर एब्डोमिनल में ज़्यादातर फीमेल्स की जो फैट होती है या मोटापा होता है वो लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली जो फीमेल्स हैं उनके कहते हैं कि फैट जो यूट्रस है उस पर भी बहुत फैट आ गई है, ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा फैटी हो गए हैं। तो आप अपनी फैट को कम करो, आप अपने मोटापे को कम करो, अपने वेट को कम करो, ताकि आप कंसीव कर सको। मैंने जब आपको लेक्चर लास्ट टाइम लिया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ हमें हेल्दी फैट चाहिए होती है, और कुछ जो है वो कई जगहों पे कंसीव करने के लिए फ़ैट बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही थिन और लिन होते हैं उनके लिए, लेकिन जो लोग बहुत मोटे हैं उनको फ़ैट कम करने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें जो है वो पेशेंट को गाइड करने की ज़रूरत है कि मदर जो है उसको या जो भी फीमेल है जो कंसीव करना चाहती है उसको जो है वो फीमेल जो है उसको अपना वेट मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और स्मोकिंग जो है वो एडिक्शन है, और स्मोकिंग जो है वो भी कम करती है, वो भी प्रोडक्शन को कम कर देती है स्पर्म्स की, ठीक है, इसलिए इसको हम कम करवाते हैं। इसके अलावा जो एसटीडीज़ हैं, एसटीडी भी करवाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो भी मैटर करता है, वो भी रिस्क फैक्टर है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अगर पूरे मंथ में कुछ सिर्फ स्पेसिफिक टाइम का यूज़ किया जाए और उसके अलावा ना यूज़ किया जाए तो वो रिकमेंडेड नहीं है। इसी तरह मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है। अब मेंटल स्ट्रेस किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि जो स्ट्रेस है उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो एग की और प्लस जो स्पर्म्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और वो इफ़ेक्ट होती है। और स्ट्रेस वैसे भी मूड को इन्हांस करने में भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे हमने ऐसी साइकोसिस
मेंटल स्ट्रेस भी हो गया और ये वाली सारी चीज़ें भी हो गई। तो ये टाइम बिल्कुल देने Understanding nutrition work admission in 26. Australia. What years this video tells the people to not get too tired and attention. This information is included straight after the start. बेसिकली है क्या कि मैं आपको बताती हूँ, इसके साथ एक स्टडी आपको बताती हूँ कि जो करंट लिटरेचर है वो सजेस्ट करता है कि इंटेंस एक्टिविटी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट करती है सीमन कंसंट्रेशन के ऊपर एज वेल एज द नंबर ऑफ द मोटाइल एंड मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल एक्टिविटी है स्पर्म्स की वो भी इफेक्ट हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से, अगर टू मच एक्सरसाइज की जाए तो। ठीक है, ये मैंने शेयर किया, ये आप पढ़ो। अगर जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो तो इफेक्ट करती ही है, लेकिन जो ओवर एक्सरसाइज है वो नेगेटिव इफेक्ट में जाती है। ठीक है, इसी तरह स्मोकिंग का इम्पैक्ट आप पूछ रहे थे। इसका इफेक्ट जो है वो सीमन प्लस जो है वो स्पर्म की क्वालिटी पे ये होता है कि स्टडी शो करती हैं कि ऑन मेल स्मोकिंग हैव शोन अ डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ सीमन। हाउ डज स्मोकिंग इफेक्ट स्पर्म? मेन हु स्मोक हैव डिक्रीज स्पर्म कंसंट्रेशन स्पर्म्स की कम कर देता है, उनकी मोटिलिटी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है मोटिलिटी को। और हाउ स्पर्म स्विम, बेसिकली जो सीमन है उसमें स्पर्म जो है वो स्विम करते हैं। ठीक है, तो फ्यू जो है वो नॉर्मल शेप के रहते हैं और इसमें जो डीएनए है स्मोकिंग की वजह से डीएनए भी चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि स्मोकिंग जो है वो ना ही की जाए। समझ आई बात? ये देखें जी मरियम, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? मारिया का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वजह से हम स्मोकिंग से मना करते हैं। जो स्मोकिंग है वो एक तो स्पर्म की शेप को ख़राब कर देती है, शेप नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना स्पर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों में वो म्यूटेशन करवा देती है, चेंजेस करवा देती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और क्वालिटी पुअर हो जाती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका मारिया? Okay, so genetic implications are huge for the immediate treatment of stroke and heart attacks के लिए। Most commonly used drugs। अब आपका क्वेश्चन था क्या? इसी तरह सारे क्वेश्चंस थे, आपका जो भी क्वेश्चन था मैं उसको उसके साथ ही बाकी सारी चीज़ों को भी क्लियर कर देती हूँ। इसी तरह जब मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस जो है वो इफ़ेक्ट करता है मेंटल हेल्थ पे, मैं उस पे स्पर्म पे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी इफ़ेक्ट करता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि स्टडीज़ कहती हैं कि मैन हु फील, मैंने आपको ये मैसेज भेजा है पढ़ो, मैन हु फील स्ट्रेस्ड, जो कि स्ट्रेस फील करते आर मोर लाइकली टू हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म, इनकी स्पर्म्स की का काउंट कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है इन देयर एजैकुलेट, जब एजैकुलेट होगा तो काउंट कम हो जाएगा। एंड द स्पर्म दे हैव आर मोर लाइकली टू बी मिसशेपन, उसकी शेप खराब हो जाती है। एंड हैव इम्पेयर्ड मोटेलिटी, और उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है। किनकी? जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सेज सीनियर ऑथर पैम फैक्टर जो है उन्होंने ये कहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, उसकी एपिडेमियोलॉजी भी उन्होंने बताई हुई है, और उन्होंने कहा है कि मेन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो इफ़ेक्ट करता है उसके स्पर्म काउंट के ऊपर। आपने मूवी देखी है विकी डोनर मूवी देखी किसी ने? ठीक है, ये रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया एक एक अलग से। अब एसटीडीज जो हैं वो भी कंसीव नहीं करने देती, वो बेड ही नहीं बनने देती बेबी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है।
स्क्रीन पे देखो तो ये आपको ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। देन ये कहता है कि वी स्टे लाइट एंड फ्यूजन टॉप्स एंड इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट। अगर भी क्या कहते हैं ये जो है वॉच फॉर allergic रिएक्शन, ठीक है, कुछ ब्लीडिंग and cuisine from any fresh food से चाहिए आप कर सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें वो ये उसको बार बार ये कहता है कि टेंशन ना ले, स्वाम्प इफेक्ट होगा, स्ट्रेस नहीं लेना, है ना, इस तरह की बातें। अच्छा, डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ली जाएगी सबसे पहले, किसी भी चीज़ को जब आपने डायग्नोज करना हो। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड एक्टिवेट जो है वो एमाइटिवेट स्किन स्ट्रोक के लिए और इनके इस्तेमाल होता है। और ओपन आर्टरी कैनेलास को ओपन करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। मौलवी हजरात बहुत मीठा खाते हैं इसलिए उनके बहुत ज़्यादा अच्छा, पता नहीं वो इसलिए नहीं होते, वो बेसिकली और भी चीज़ें हैं, वो हम कभी करेंगे फेस टू फेस डिस्कस। अच्छा, कलेक्शन हिस्ट्री कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री प्रॉपर नहीं होगी हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। That can rise your blood pressure. This measurement can cause high blood pressure इसी तरह जनरल फिजिकल एग्जाम किया जाता है, देखा जाता है कि दोनों मेल और फीमेल जो हैं वो फिजिकली परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। गायनेकोलॉजिकल एग्जाम होता है फीमेल का, सर्वाइकल में कुछ स्टडी की जाती है म्यूकस जो है वो किस तरह का है, वो स्पर्म्स को किल तो नहीं कर रहा। हार्मोन्स की एस्टिमेशन देखी जाती है कि जैसे ल्यूटिनाइजिंग है और इसके अलावा लैक्टेटिंग है और फॉलिकल है, सारे हार्मोन्स देखे जाते हैं कि FSH LHS ये सारे देखे जाते हैं कि इनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है जो कि स्पर्म्स को किल कर रहा है, या कम तो नहीं है, हार्मोन्स कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा होना भी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली जाती है कि कहीं एंडोमेट्रियम में कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो कि बेड नहीं बनने दे रही बेबी के लिए। सोनोग्राफिक स्टडीज़ की जाती हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड वगैरह ये वो। enzymes and a series of tasks. Today's game will include hypertension, heart failure, and post-MI. These four aches are a winner. ठीक है, ये जो एसेस है, देखिए 1 2 3 4 एसेस है, ये एसेस को आप याद रखें, ACE inhibitors एसेस, ठीक है। हम ये क्या करते हैं, these aces have वाइट कार्ड। इसके अलावा रूबिन्स टेस्ट है, रूबिन्स टेस्ट जो है वो भी करवाया जाता है इसी के लिए। और इसके अलावा हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी की जाती है। हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी आपको पता है क्या होती है? हाँ जी मारिया। इसमें जो है वो टेस्ट किया जाता है, चेक की जाती है कि जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं क्या वो वर्किंग में है, यानी ब्लॉकेज तो नहीं है उनकी, उसको कहते हैं हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राम, ठीक है। रूबिन्स टेस्ट क्या है? ये सारे जितने भी याद हैं आप उसको देख सकते हैं कि ये एक डायग्नोस्टिक मेथड है जिसमें डिटरमिन किया जाता है वेदर द फ्लोपियन ट्यूब इन द ह्यूमन फीमेल आर ओक्लूडेड, क्या वो सही हैं, ब्लॉक तो नहीं है। फ्लोपियन ट्यूब आर सिलेंडर हॉलो स्ट्रक्चर होती हैं, एक साइड पे होती हैं, और यूट्रस थ्रू विच द एग ट्रैवल फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस, और इसी के थ्रू ही जो ओवरी ये जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं इन्हीं के थ्रू जो है एग जो है वो ट्रैवल करता है और यूट्रस तक आता है, ठीक है। ये रूबिन्स टेस्ट है, इसको कहते हैं द बिगनिंग ऑफ द यूट्रोट्यूबल इंसफिशिएंसी, इसके अंदर देखी जाती है। मतलब ये कि ये चेक किया जाता है कि यूट्रस और जो ट्यूब्स हैं उनकी इंसफिशिएंसी के बारे में इनको चेक किया जाता है। हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राम भी इसी तरह से टू एग्जामिन ट्यूब्स है। हाँ जी,
अच्छा, मैनेजमेंट इसकी क्या है? सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी वेट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने बात की है कि बॉडी वेट को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वेट रिड्यूस करना है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम इनमें से कोई भी एक रिस्क फैक्टर अवेलेबल है मेल या फीमेल में, तो हम उसे क्विट करवा देंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने बॉडी वेट की बात की थी, तो हम वेट कम करवाएंगे। दूसरे में हम स्मोकिंग से अवॉइड करवाएंगे, अल्कोहल से अवॉइड करवाएंगे। अल्कोहल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है मदर बेबी की हेल्थ पे, कंसेप्शन की से रिलेटेड, और बिफोर कंसेप्शन ओवम और स्पर्म्स दोनों के ऊपर इफेक्ट करती है। अब ये ना समझो कि स्पर्म जो है सिर्फ वही इफेक्टेड होते हैं, ओवम भी इफेक्टेड होते हैं स्मोकिंग से। ठीक है, वो चाहे फर्स्ट हैंड स्मोकिंग हो या सेकंड हैंड स्मोकिंग हो, दोनों में ही इफेक्ट होता है। इसके अलावा मेंटेन करना है आइडियल क्वाइटल फ्रीक्वेंसी को। क्वाइटल फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया 3 to 4 टाइम्स अ वीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद है 3 to 4 टाइम्स वीक इन फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड कौन सा है? जो मैंने आपको याद होगा ओव्यूलेशन का जो पीरियड बताया था, उसे फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? यूज़ ऑफ LH सर्ज किट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज किट होती है, वो क्यों करते हैं? ये जो किट है, इससे पता लग जाता है कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, जो कि स्पर्म जो ओवम है, वो उसको इतना मेच्योर कर देगा कि वो बर्स्ट हो, और टाइम वो 9 डेज 9 डेज से 14 डेज का होता है। अच्छा, 3 to 4 टाइम्स अ वीक हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी सर्च किट ली जाती है। देखते हैं कि क्या ओव्यूलेशन पीरियड करीब है और कितनी आ रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कितना आ रहा है, तो उसकी किट मिलती है, उससे हम चेक कर लेते हैं, जिस तरह हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस तरह। यूज़ ऑफ हो गया। फिर अवॉइड करना है लुब्रिकेंट्स को। मैनेजमेंट, अब इनफर्टिलिटी से बचने के लिए मैनेजमेंट है, क्या है? लुब्रिकेशन से अवॉइड करना है, स्पर्मिसाइडल जेलीज से अवॉइड करना है, और क्रीम से अवॉइड करना है। बेसिकली ये क्या करते हैं, जब आप कंसीव करना चाहते हो तो आप इस तरह का कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ ना करो जो स्पर्म्स को किल कर देगा। ठीक है, ठीक है। फिर अवॉइड करना है फर्टिलिटी को, फर्टिलिटी इम्पेयरिंग मेडिसिन जितनी भी हैं उनसे अवॉइड करना है। फर्टिलिटी इम्पेयरिंग मेडिसिन कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे कि जितनी भी वो करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए जो मेडिसिन है, उससे अवॉइड करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, they are more commonly likely to occur in the first 2 weeks of the treatment and usually go away on that. Yeah, could say so here you can see the side effects of intravenous instrument agonist, alpha blood pressure. साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूरी है, और इनफर्टिलिटी इम्पेयरिंग जो मेडिकेशन है, फर्टिलिटी को जो इम्पेयर कर देती हैं, यानी कि कंसेप्शन को जो डिस्टर्ब करती हैं, उन मेडिसिन से अवॉइड करना है। ठीक है, अब इस जो अवॉइड लुब्रिकेंट्स में मैंने आपको बताया है, उसमें क्या है? बहुत सारे ऐसी जेलीज हैं, बहुत सारे ऐसे जेल्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन डेज कौन से होते हैं? अच्छा, ओव्यूलेशन डेज जो हैं, आयशा मुजफ्फर आज कहाँ से प्रेजेंट हो गई हैं आयशा? अच्छा, ओव्यूलेशन डेज जो हैं वो आपका जो पीरियड्स का जो डे 1 है, डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, वहाँ से लेके जब वो एंड होते हैं, जो आपके 5 डेज है वो भी बीच में काउंट होंगे। तो ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द डे 11। ठीक है, डे 11 से लेके डे 14 तक जो है ओव्यूलेशन का टाइम होता है। आप पीरियड्स का जिसका भी जो डे है ना, 11 से लेके 14 का होता है। ठीक है, लेकिन 11 से पहले के भी 3-4 डेज लिए जाते हैं, और 14 के बाद के भी 3-4 डेज लिए जाते हैं। तो ये टोटल 9 to 11 डेज का टाइम बनता है, जिसको फर्टाइल विंडो बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्टाइल विंडो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ आई?
10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 डेज ऑफ मेंसेस हैं, मतलब फिर तो कोई भी डे नहीं बचा खुश नसीबा। 10, 12, 14, 18, 20 ये क्या आपने बताया? अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट ये तो वो थी जो कि हमने मैनेजमेंट करने की कोशिश की है मेडिकली भी और जनरल इंस्ट्रक्शन भी, गाइडलाइन कैसे लेनी है, डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद अब हम देखेंगे अब इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेडिकेशन हमने लेनी है। सबसे पहले मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है जिसमें हार्मोनल भी दी जाती है। सबसे पहले मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीविटामिन दे रहे हैं, दोनों के टेस्ट करवा लिए हैं, दोनों को मल्टीविटामिन दे दिया, सर्विक्स दे दिया, एवियन दे दिया, फोलिक एसिड दे दिया, आयरन दे दिया, सप्लीमेंट दे दिए, सारे सप्लीमेंट्स दे दिए। बेसिकली मैंने आपको मेरा जब आपसे लेक्चर हुआ तो मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद होगा कि कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं नॉर्मल और हेल्दी स्पर्म और प्लस ओवम के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम भी बहुत इम्पोर्टेंट, विटामिन डी भी बहुत इम्पोर्टेंट है कंसेप्शन के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि फीमेल की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक हो गया। मेडिकेशन है, सर्जरी आ जाती है अगली मैनेजमेंट। आर्ट क्या है, आर्ट भी मैं आपका बताती हूँ। आर्ट आ जाता है इसके बाद 2 मिनट क्या, पौने तो हो गए हैं। हाँ जी, मारिया ने बता दिया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। अच्छा, मेडिसिन का मैंने आपको बताया कि मेडिसिन का किस तरह से होगा। सर्जरी का क्या है कि सर्जरी में जो है सर्जरी करके जो रीज़न बन रही है उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। अब रीज़न में क्या आ जाती है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ट्यूमर्स को रिमूव किया जाएगा। ओवेरियन ट्यूमर है या ट्यूबोप्लास्टी की जाएगी, बैलून ट्यूबोप्लास्टी की जाएगी, यानी कि बैलून इंसर्ट करके जो ब्लॉकेज आ रही है ट्यूब के में उनको रिमूव किया जाएगा, उस ब्लॉकेज को रिमूव किया जाएगा। थर्डली क्या आ जाता है, जो फिम्ब्रियोप्लास्टी है, जो फिम्ब्रियाज हैं उनके साथ एडहेजन्स हुई हुई हैं जो एडहेजन्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। जो फिम्ब्रियाज हैं वो सही से यूट्रस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, सारी डिसलोकेशन हुई हुई है, और किस तरह से ये सारी एडहेजन्स हैं जिन्होंने पकड़ा हुआ है यूट्रस को, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनको रिमूव किया जाएगा सर्जिकली। ये एडहेजन है ये भी, और इनके लाइसिस किया जाएगा, इनको ब्रेक डाउन किया जाएगा। देखो कि जो यूट्रस है वो किस तरह से बेचारी पड़ी हुई है, ट्यूब्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, जो बावल्स हैं उसने सारे एब्डोमेन को, ये पेरिटोनियल एक रिस्क फैक्टर पेरिटोनियल पड़ा था उसमें ये आ जाता है कि यानी कि पेरिटोनियल जो कैविटी है, जो पेरिटोनियम है उसके अंदर इतनी ज़्यादा एडहेजन्स हैं, इतने ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मैसेज हैं, ये लेयर्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को इतना बाइंड करके जकड़ के रखा हुआ है कि सारा ऑर्गन, सारे के सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब्ड हैं। अब आ जाती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स।
यानी कि इनमें ये वो टेक्निक्स हैं जो असिस्ट करती हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक हो गया। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्ट रिट्रीवल ऑफ oocytes फ्रॉम ओवरी। इसमें डायरेक्ट जो है वो रिट्रीव किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ये निकाल लिया जाता है किसको, oocytes को, यानी कि एग्स को ओवरी से, और मैनिपुलेशन किया जाता है गैमेट्स का और एम्ब्रियो का। ठीक है। गैमेट्स जो हैं, जो एग्स हैं, और उनको मैनिपुलेट करके एम्ब्रियो बनाया जाता है, और एम्ब्रियो आउटसाइड द बॉडी बनता है फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्रेगनेंसी। बॉडी से बाहर इनकी मीटिंग करवा के, एग की और स्पर्म की मीटिंग करवा के, और बाद में बॉडी में रख दिया जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्ट क्या है? IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, IVF, ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है। IVF, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है इनसाइड, इन विट्रो। ठीक है। वीवो क्या है? इन वीवो, एक दफ़ा मेरी इस पर बात भी हुई है आपसे। फिर है गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? गैमेट, इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट क्या है? जाइगोट, इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। ठीक है। ये स्टेजेस हैं, गैमेट में है या वो अब जाइगोट बन गया है। गिफ्ट क्या है? जिफ्ट क्या है? ICSI क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ये टाइप्स हैं आर्ट की। ठीक है। अभी याद आता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें जो स्पर्म्स हैं वो उतने मोटाइल नहीं हैं, उतने एक्टिव नहीं हैं, तो इस वजह से इंजेक्शन में फिल करके इनको यूट्रस के अंदर खुद से पुश किया जा रहा है, इनको खुद से ट्रैवल करवाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस लगवा लो अपनी। रह गया, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप ये पिक्चर देख सकते हो, अगर कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। हेडेक से, GI upset से, and get improved and free. Right? अब आपको उसमें पता लग गया कि भी वो क्या कह रहे हैं कि जब आपको हाइपरटेंसिव ड्रग दिया जाएगा तो वो कुछ अपने ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, इसकी आवाज़ आएगी आपके पास, वीडियो आप लोग देखो। ठीक है। ये IUI की वीडियो है। ठीक है। ये मैं शेयर कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे आएगी। ध्यान से वॉल्यूम खोल के अच्छे तरीके से सुनो, आवाज़ ना आए तो मुझे इन्फॉर्म करो। और उसमें हीरो का नाम दे दिया गया, जिन लोगों का नाम इंडियन। ठीक है। जिसमें कि आसमान से बच के रहो, प्रॉब्लम से बच के रहो, कमजोरी से बच के रहो, जुलूस से बच के रहो। तो ये इस तरीके से हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, इकरा, मरियम, समझ आ रही है? आयशा, बच के रहना। वीडियो की समझ आ रही है? वॉल्यूम की समझ आ रही है? कौन है वो आपको ये मेडिसिन की है, कर सकते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है।
अब ऊपर से लगाना है working for the cardiac team will be to calcium channel blockers। और ये cardiac team है, और ये cardiac team जो है उन्होंने किसी केवल channel blockers के साथ किया। ठीक है, अब नीचे ये चैनल ब्लॉकर्स हैं वॉच फॉर ब्रेडिकार्डिया और ऊपर देखें। ठीक है, ये जो हाइपरटेंशन से ये मजीद लोग हैं जो कि बैकअप प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये है बीटा हाइपरटेंशन ब्लॉकर्स जो है। समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, क्या समझ आ रही है? मारिया समझ आ रही है इसकी? मैं दोबारा से शुरू करके लगा रही हूँ, जिनको नहीं समझ आई वो सही से देख लें अभी। ठीक है, उसमें कहना है ब्रेडिकार्डिया से बच के रहो, हाइपरटेंशन से, और पीवीडी से, ब्रोंकोस्पाज्म से, बच के रहना। यानी कि ये सिम्टम्स हैं जो आपने सिम्टम्स से बच के रहना है, लेकिन उस सिम्टम में उसमें लोगों के नाम देंगे। और जस्ट उनके गेम में आप किस तरीके से सीख सकते हो उनके next is nobody could these guys without seeing the doctor first। अभी लोगों को वो सब प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना जाने के लिए सबके की देख पाएंगे। अब हाइपरटेंसिव में क्या है? हम क्या बता रहे हैं कि जो स्पर्म है वो अपने हस्बैंड का भी हो सकता है या थर्ड पार्टी से भी ले सकते हैं और उसको फ्रीज करके रखा जाता है। ठीक है, फ्रीज करके रखते हैं ताकि हम उसे स्टोर कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्लॉज होता है। क्लॉज का मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि ये चीज़ जो है वो लीक आउट नहीं होगी। बहुत ज़्यादा प्राइवेट होता है ये काम, कॉन्फिडेंशियल। ड्रग्स में देख सकते हैं जो कि ब्लड प्रेशर आपका कम करते हैं और बहुत यूज होते हैं, वो ये है। हाइपरटेंसिव ड्रग्स है और से बच के ये आप देख सकते हो इसलिए डायबिटीज है। इसीलिए में ये सब याद रहेगा, ताश के पत्तों में से 4 ये सब उसमें इनके नाम भी हैं जो कि प्रल के नाम से, अप्रैल के नाम इसके एंड में प्रल आता है, उससे अपने बच के रहना है। फिर आप उसमें क्या बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में कौन सी मेडिसिन आती है? उसके अंदर म्यूचुअल एंड करती है LOL से, which ends in OLA। फिर उसके बाद कैल्शियम एंटोलाइंस है। उसके अंदर उसने क्या है कि आपने ये 3 मेडिसिन है जिसका नाम इंग्लिश में है। ये जो है फ्लोरेक्सिन है, आपको याद हो जाएंगे जब आप उसको अलग से लिख के रखोगे, आपको पता हो जाएगा हाइपरटेंसिव ड्रग्स में किस चीज़ें आ जाती हैं। समझ आई सबको? बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम एंटोलाइंस। ठीक, ये आप इसको याद करोगे तो आपको उसकी मेडिसिन याद। हाँ जी, समझ आई है जी मारिया? मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया, देख लो। ठीक है, अब जब हम कल पढ़ेंगे बाकी सारे प्रोसीजर्स, बाकी जो जैसे गिफ्ट है, जिफ्ट है, IUCI है, तो ये फिर मैं आपको इनकी भी वीडियो साथ साथ दिखाऊंगी। जब आप वीडियो देखोगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। कोई ऐसा जिसने लेट देखी है?
ठीक है। तो बीटा वन जो है ब्लॉक 5 मिनट है, मैं सोच रही हूँ कि कोई और भी वीडियो दिखा दूँ हम। then beta 2 blocks affect lungs. Lungs जैसे affect lungs. ठीक है। तो beta 2 जो है वो lungs में चला जाता है because ये नेक्स्ट वीडियो है, ये भी देख लो और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। IUI is a type of artificial insemination treatment that includes separating high quality sperm from the sluggish one. जो बहुत अच्छे एक्टिव होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। देयर आफ्टर इंजेक्टिंग देम डायरेक्टली इनटू द वर्म, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है मैं उसमें देखा ना करें। जिनके लिए डिफिकल्ट है और कपल्स विद मेडिकल इश्यूज विद नीड, mainly affect the heart which predominantly has been अगर HIV है तब भी, ठीक है, और एलर्जीज हैं किसी को तब भी, सफर फ्रॉम सर्वाइकल स्कारिंग है, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं। have more beta 2 receptors. However, the dangers of bronchoconstriction cannot be totally ignored. बीटा 2 आपको वैसे भी साथी पेशेंट के लंग्स होते हैं। मैं दिखा दूंगी, मैं कल दिखा दूंगी आपको, आज टाइम शॉर्ट है, टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया, ये इस वाली वीडियो का लिंक है, ठीक है। रोबिन्स टेस्ट का मैं आपको कल दिखा दूंगी। IUI देखो, वो कह रहे हैं पेनफुल है, साउंड्स पेनफुल है, बट इट एक्चुअली इट डज नॉट। टाइम और क्वालिटी ऑफ द स्पर्म इसमें मैटर करता है और इसके अलावा क्रूशियल है फॉर द इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। द इंसेमिनेशन शुड बी डन एट द राइट टाइम बिकॉज ऑफ फीमेल एग। तो आमिर, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी, पूछूंगी मैं कितना वेट करूं। चल ठीक है, फिर अब आ जाएंगे। अच्छा नहीं, मैं जाके मैं कहा तुम्हें ढूंढती आऊंगी, फिर उधर भी जाना, टाइम इतना लग ही जाएगा, जल्दी आई बस। ट्विंस के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, सीमन सैंपल की वजह से, कैथेटर की वजह से, अदर इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। टिप्स क्या है, स्मोकिंग वगैरह छोड़ देनी है, ठीक है, कैफीन छोड़ देनी है, एक्सपेक्टोरेंट छोड़ देने हैं, थिन आउट करते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, जस्ट This section allows the heart to relax. ठीक है, ये जब मिल जाता है तो इसका